चलो बेटा, कल की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे, हमने जॉइन के बारे में स्टार्ट किया था और उसको हम आगे समझते हैं। हम यहाँ पे हम MySQL ओपन कर लेते हैं और जो हमारे पास टेबल बनी हुई थी उन टेबल्स को ओपन कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस का नाम था CUET और यहाँ पर जो है हमने टेबल बनाई थी एक EMP नाम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और एक टेबल बनाई थी हमने DEPT के नाम से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। ये हमारे पास दो टेबल है, ठीक है। अब बेटा, इन टेबल में हमने कल सीखा था कि किस तरह से हम क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। दो टेबल हमारे पास दी हुई हैं, तो उनका क्रॉस जॉइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। तो क्या क्वेरी थी, कोई बताएगा? क्रॉस जॉइन करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, या तो आप कोमा लगा के कर दो, ठीक है, EMP कोमा DEPT, इस तरह से कर देंगे, सेम रिजल्ट। दूसरा क्या बताया था, आप यहाँ पे ज्वाइन लिख देंगे, तो ज्वाइन लिखने से भी हमारे पास आएगा। तीसरा बताया था आपको, आप इनर ज्वाइन लिख देंगे तो भी आएगा, ठीक है। और आपको एक बताया था नेचुरल ज्वाइन, कि नेचुरल ज्वाइन लिखने से हमारे पास क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो दोनों टेबल में सेम कॉलम है, उस कॉलम में जो सेम वैल्यू आ रही है उनके अकॉर्डिंग ज्वाइन करेगा, ठीक है। एक्चुअली ज्वाइन ये है हमारा रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास हमने ये देखा था कि हमारे पास टेबल दी हुई है और दो टेबल में जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनके बेस पे ही हमारे पास ज्वाइन बनता है, और असली में हमारे पास एक्चुअल में जो ज्वाइन बन के आया उसका नाम है हमारा नेचुरल ज्वाइन, जो सेम कॉलम में DID, ये हमारा EMP वाला, DID ये हमारा डिपार्टमेंट वाला, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस वाली रो को रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमारे पास 102 और 102 सेम है तो इस वाली रो को रिटर्न करेगा, 101 और 101 सेम है तो इस वाली रो को रिटर्न करेगा। और इसमें कॉलम दो बार नहीं आएंगे, ये जो प्राइमरी की और फॉरेन की हैं ये एक ही बार आ जाएंगे बस, शुरू में यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से नेचुरल ज्वाइन होता है। नेचुरल ज्वाइन का मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास बिना कंडीशन दिए काम करता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से नेचुरल ज्वाइन हम परफॉर्म करते हैं। अब देखो बेटा, ज्वाइन के और भी हमारे पास तरीके हैं। क्या है, देखो अभी हमने ऊपर एक इनर ज्वाइन लिखा था, ठीक है, इनर ज्वाइन लिखा, लेकिन इसमें तो जो है कुछ हुआ नहीं, ऐसा का ऐसा ही आया है जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही उसी तरह से आ रहा। लेकिन अगर आप इनर ज्वाइन में, जब आप इनर ज्वाइन लिखते हो, यहाँ पर आपने एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का इनर ज्वाइन करा, यहाँ पे आप लिख दो ओन, ठीक है। क्या लिख दो, ओन। ओन कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले वाली टेबल है EMP, उस टेबल का जो हमारे पास DID है वो अगर इक्वल है DEPT टेबल की DID के, ठीक है, तो हमारे पास ज्वाइन करके दे वो। तो यहाँ पर हम नेचुरल नहीं लिख रहे, इनर लिख रहे हैं, इनर ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम कंडीशन भी दे रहे हैं तो भी देखो सेम रिजल्ट आया है हमारे पास जो नेचुरल ज्वाइन का था, बस डिफरेंस ये है कि DID दो बार आया है, ठीक है। आप देख रहे हैं वही रिजल्ट आया जो ऊपर वाली क्वेरी का आया था, नेचुरल ज्वाइन वाली का। 1 2 3 राम राज सैम एडमिन IT एडमिन, 1 2 3 राम राज सैम एडमिन IT एडमिन, बस ये 101 102 101 ये दो बार आया दोनों टेबल में। इनर ज्वाइन में दोनों टेबल का आता है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास
नेचुरल ज्वाइन होता है यहाँ पे। अब ज्वाइन में आप दोनों में इनमें डिफरेंस समझ लो क्या है। नेचुरल ज्वाइन जो है हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट जो है इक्वल टू की कंडीशन देखता है। बाय डिफॉल्ट सेम कॉलम होना चाहिए इन बोथ टेबल, ठीक है, एंड सेम वैल्यू उनको रिटर्न करता है। और जो हमारे पास इनर जॉइन है, इनर जॉइन का मतलब क्या है? देखो नेचुरल जॉइन हमारे पास जब कर रहा है तो जैसे दो टेबल है, दो टेबल में कुछ चीज कॉमन भी है। कॉमन क्या है? डीआईडी कॉमन है दोनों में। तो ये हमने जैसे मान लिया एक टेबल ये है ईएमपी वाली और ये है डिपार्टमेंट वाली, तो जो हमारे पास कॉमन चीजें थी उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा था। यहाँ पर हमारे पास कॉमन चीजें के अकॉर्डिंग सेम चीज हमारे पास इनर जॉइन करता है। इनर जॉइन भी हमारे पास दो टेबल दी हुई है, इनर का मतलब एक तरह से इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। ये वाली ये ईएमपी है और ये हमारे पास डीईपीटी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इनर जॉइन में हमें बताना पड़ता है भाई, ठीक है, कि कंडीशन देनी पड़ती है। यहाँ पर कंडीशन दोगे तभी इनर जॉइन होगा, इसमें कंडीशन नहीं देनी पड़ती। नेचुरल जॉइन में, इनर जॉइन में कंडीशन देनी पड़ती है और इनर जॉइन में जो रिपीटेड कॉलम है वो दोनों टेबल में आता है, जो कॉमन कॉलम है वो दोनों टेबल में आता है। और यहाँ पे हमें कंडीशन लिखनी पड़ रही है, जो कंडीशन लिख रहे उसके बेस पे देता है ये, ठीक है। ये रिटर्न करता है रिजल्ट, रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर आप कंडीशन नहीं लिखेंगे तो इनर जॉइन क्रॉस प्रोडक्ट की तरह काम करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर इनर जॉइन में कंडीशन नहीं लिखते तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पूरी की पूरी क्रॉस प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास जो कॉमन कॉलम आता है वो दो बार आएगा। कॉमन कॉलम जो है वो रिपीट होता है, इसमें कॉमन कॉलम रिपीट नहीं होता, नोट रिपीट, ठीक है। इसके अंदर जो है कोई कंडीशन नहीं होती, नो कंडीशन। यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है, ठीक है। अब देखो बेटा जब कंडीशन दे ही रहे हैं, आप यहाँ इनर जॉइन की जगह खाली जॉइन भी लिख दो तो भी सेम ही रिजल्ट आ रहा था आपके पास, ठीक है, जब हम कंडीशन नहीं दे रहे थे। लेकिन कंडीशन देने पे भी अगर हम खाली जॉइन लिखेंगे तो भी यही आ रहा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप जॉइन लिख रहे, कोई नाम नहीं दे रहे, तो वो जॉइन इनर जॉइन ही होता है, ठीक है। अगर आप नाम नहीं लिखते, जॉइन का नाम नहीं बताते कि कौन सा जॉइन है, तो बाय डिफॉल्ट जॉइन कौन सा होता है? कौन सा जॉइन होता है बाय डिफॉल्ट? इनर जॉइन या नेचुरल जॉइन? इनर जॉइन, ये बाय डिफॉल्ट जॉइन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट लिखा, लेकिन इस बाय डिफॉल्ट का मतलब इक्वल कंडीशन है। बाय डिफॉल्ट इक्वल कंडीशन होती है इसमें, ठीक है। इसमें ज्वाइन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है हमें नेचुरल ज्वाइन, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले में अगर मैं इक्वल ना लिखूं, क्या मैं कोई और कंडीशन लिख सकता हूं इक्वल की जगह? तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल की जगह लिख देता हूं, देखो पहले पूरी टेबल को ले आते हैं हम, ये वाली। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप बताना, अगर मैं यहाँ पर इक्वल की जगह लिख देता हूं ग्रेटर देन या लेस देन लिख दिया मैंने, कि जो हमारे पास एम्प्लॉय वाली टेबल की डीआईडी है वो डिपार्टमेंट वाली टेबल की डीआईडी से छोटी हो, वो वाली चीजें हमें दिखाओ बस, ठीक है। जो वो नोट कर लिया था, नोट करना किसी को जो लिखा हुआ था? चलो तो देखो बेटा,
हमने कंडीशन लिखी, ये इम्प्लॉय वाली डीआईडी, ये डिपार्टमेंट वाली डीआईडी, कि इम्प्लॉय वाली डीआईडी डिपार्टमेंट वाली डीआईडी से छोटी कहाँ है, यहाँ पर है, 101 102 से छोटी है। और कहाँ है, यहाँ पर है, 101 102 से छोटी है। ठीक है, और तो कहीं नहीं दिखाई दे रही हमको। ठीक है, तो हमने ये 2 करके एंटर किया, तो देखो ये 2 भी आ गए। जो इनर जॉइन हो रहा है उसमें आप छोटी बड़ी कैसी भी लगा दो, जो कंडीशन है मतलब जो मर्जी वो लगा दो। लेकिन नेचुरल जॉइन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन में कंडीशन होती ही नहीं है, एरर आ गई। वहां पे तो आप इक्वल की कंडीशन भी नहीं लगा सकते, वो खुद ही लगाएगा। नेचुरल जॉइन में देखो ऑन के बाद ही एरर आ गई है। नेचुरल जॉइन में कोई कंडीशन नहीं होती, कंडीशन इनर जॉइन में होती है। और कंडीशन आप इक्वल टू की लगा दो या लेस देन की, ग्रेटर देन की, कैसी भी लगा दो। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं बेटा कि हमारे पास जो इनर जॉइन हम कर रहे हैं कि इनर जॉइन, ये लेस देन की कंडीशन लगा दी मैंने, मैं तो भाई डीआईडी पे नहीं लगाता, मैं तो किसी और चीज पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या वो भी हो जाएगी, क्या कॉमन कॉलम पे ही कंडीशन लगानी जरूरी है? ठीक है, पहले पूरी टेबल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्प्लॉय टेबल की ईआईडी। ठीक है, इम्प्लॉय टेबल की ईआईडी अगर डिपार्टमेंट वाली टेबल की डीआईडी से छोटी हो, सारी की सारी छोटी है, पर लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं क्या अलग अलग कॉलम पे भी कंडीशन लग जाएंगी, तो लग जाएंगी, सारी टेबल आ गई। तो जो इनर जॉइन है उसमें कॉमन कॉलम होना जरूरी नहीं है, कॉमन कॉलम होना जरूरी नहीं है। देखो बेटा, अगर मान लिया आपने एक टेबल बनाई है, ध्यान से समझना चीजें, एक टेबल बनाई है इम्प्लॉय वाली, जिसमें आपने लिखी है ईआईडी, क्या क्या कॉलम है देख लेते हैं यहाँ पे, ई नेम, ठीक है, और डीआईडी, ये 3 लिखे, ईआईडी, ई नेम और डीआईडी, ये कॉलम लिखे हैं। मान लिया आपने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है और उसमें लिखा है रोल नंबर और एस नेम, स्टूडेंट का नाम। यहाँ पे भी आपने एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 लिख रखी है, राम, राज, सैम। ठीक है, ये लिखा है। डीआईडी 101 102 101 लिखी हुई है। यहाँ पे भी आपने रोल नंबर दे दिया, एक बच्चे का 1 है, एक का 3 है, एक का 5 है। नाम दे दिया, इस बच्चे का नाम है अमित, इस बच्चे का नाम है सुमित, इस बच्चे का नाम है रोहित। ठीक है, तो क्या इन टेबल पर नेचुरल जॉइन लग जाएगा? देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ध्यान से समझो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। ठीक है, तो क्या इन दोनों टेबल पे नेचुरल जॉइन लग जाएगा? एम्प्लॉय नाम की टेबल में ईआईडी, ई नेम, डीआईडी, स्टूडेंट नाम की टेबल में रोल नंबर और स्टूडेंट नेम है। बताओ क्यों नहीं लगेगा? कॉमन कॉलम भी नहीं है, कॉमन पे लगता है नेचुरल जॉइन। पहले देखो एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं मैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक आर नंबर नाम से कॉलम बना लिया जो इंटीजर में है, और एक एस नेम से कॉलम बना लिया जो वेर के 20 में हमने लिख लिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे पास इसमें 3 वैल्यू हम इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यू हमने दे दी, वैल्यू भी लिख सकते हो आप, वैल्यूज भी लिख सकते हो। वैल्यू हमने दे दी 1 कोमा अमित, अमित, ठीक है, कोमा 2 कोमा सुमित, कोमा 3 कोमा रोहित। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी।
अब देखो बेटा, ये जो हमारे पास दोनों टेबल हैं, इन पे मैं नेचुरल ज्वाइन लगाना चाहता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन स्टूडेंट। ठीक है, कंडीशन हमें देनी नहीं, तो देखो ये नेचुरल ज्वाइन नहीं लगा, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गई। ठीक है, क्योंकि कॉलम जो है कॉमन वाला है ही नहीं इसमें, इसी तरह से आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें कंडीशन दी नहीं जाती। तो जो नेचुरल जॉइन है उसके लिए कॉमन कॉलम होना चाहिए, और नेचुरल जॉइन में हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तब हमारे पास वो काम करता है। इसमें तो हमने कोई फॉरेन की बनी ही नहीं इसमें तो। ठीक है, इसमें तो फॉरेन की इन दोनों टेबल में तो है ही नहीं। लेकिन अगर इसी टेबल पे हम इनर जॉइन लगा देते हैं, ठीक है, इनर जॉइन लगा देते हैं और कह देते हैं यहाँ पे कंडीशन लगा के कि ऑन जो एम्प्लॉय वाली टेबल है उस टेबल की ईआईडी बराबर हो स्टूडेंट नाम की टेबल की रोल नंबर के, तो ये हो जाएगा। 1 और 3 रोल नंबर हमारे पास सेम थे, एक नंबर का, अच्छा वहां पे भी 1 2 3 लिखा गया, उसमें 3 की जगह 5 कर लेंगे क्योंकि सारे ही आ गए, अब तो कॉमन थे तो सब हो गए। एक डिलीट मान लेते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। ठीक है, और इसकी जगह हम इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 5 और रोहित, रोहित का 5 कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने लगाया तो बस 1 और 2 वाला हमारे पास सही है। ठीक है, और 2 वाले को भी अगर आप 3 करना चाहते हैं तो 3 कर दो। अपडेट की क्वेरी लगा देते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इक्वल टू 3 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। ठीक है, देखो अब हमारे पास टेबल ऐसी बन गई जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यही वाली टेबल आ गई 1 3 5 अमित सुमित रोहित, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, यही वाली टेबल आ गई 1 2 3 रामदास सैम 101 102 101। अब हम इस पे जब लगाते हैं इनर जॉइन, तो देखो हमारे पास इन दोनों टेबल में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास 1 वाली ईआईडी जो है कॉमन कौन सी है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो 1 और 3 वाली आ गई है। इनर जॉइन कॉमन पे काम कर रहा है। आप ग्रेटर देन लेस देन जैसी मर्जी वो लगा के कर सकते हो इनर जॉइन में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे समझाने का मतलब बेटा ये था कि इनर जॉइन में कॉमन कॉलम होना कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे वो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। एक चीज और समझो कि जो हमारे पास इनर जॉइन है, यहाँ पे हमने ओन लिखा है, जबकि हमने अभी तक पढ़ा था वेहर, और वेहर में हम लिखते थे, यहाँ पे जब भी कंडीशन लिखते थे वेहर में लिखते थे, यहाँ वेहर की जगह ओन लिखा। ठीक है, वेयर की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओन लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए, हम तो क्वेरी पढ़ते हुए आ रहे कि भाई वेहर लिखा जाता है यहाँ पे, तो वेहर लिख दो, तो वेहर से भी चल जाएगी। ज्वाइन वाली ओन से भी चल गई इनर ज्वाइन, और वेहर से, दोनों से चल जाती है, केवल इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन ही चलती है वेहर और ओन से, बाकी आउटर ज्वाइन ओन से ही चलती है, वो वेहर से नहीं चलती। ठीक है, ज्वाइन वाली जो क्वेरी होती है उनमें कंडीशन ओन के बाद लिखी जाती है, ना कि वेहर के बाद। केवल इनर ज्वाइन है जिसमें वेहर के बाद आप लिख सकते हो। अगर इनर ज्वाइन में आप इक्वल टू की कंडीशन दे रहे तो ऐसे इनर ज्वाइन को ही इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन में लेस देन ग्रेटर देन कैसी भी कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन अगर हम इक्वल टू की कंडीशन दे रहे तो वो इक्वी ज्वाइन बन जाता है। देखो जैसे बेटा हमारे पास ये है, देखो नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन आपको बताया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा, नेचुरल ज्वाइन सेट ऑफ टपल्स होता है। ठीक है, फॉर ऑल कॉम्बिनेशन इन आर एंड एस दैट आर इक्वल ऑन दियर कॉमन एट्रीब्यूट, इक्वल होने चाहिए और कॉमन एट्रीब्यूट उन पे होता है। आउटर ज्वाइन की बात करेंगे, इक्वी ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन को ही इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना,
इक्वी जॉइन इज ऑल्सो नोन एज इनर जॉइन। ठीक है, अब इनर जॉइन का जब हम इक्वल टू की कंडीशन लगा देते हैं, इट इज मोस्ट कॉमन जॉइन, इट इज बेस्ड ऑन द मैच डेटा एज पर इक्वलिटी कंडीशन। अगर इक्वलिटी कंडीशन लगाए, यहाँ पे कंडीशन देना पड़ता है, इक्वी जॉइन में इक्वल टू का हो सिंबल लगाएंगे। अगर आप इक्वल टू से अलावा कोई और लगा रहे तो वो इनर जॉइन का ही एक टाइप होता है इक्वी जॉइन। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हमें बेटा यहाँ पे पढ़ना है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आउटर जॉइन के बारे में। ये आउटर जॉइन तीन तरह के होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, और एक होता है हमारे पास यहाँ पर जो है फुल आउटर जॉइन। अब देखो आउटर जॉइन कैसे काम करते हैं, ध्यान से समझना। हमारे पास टेबल बनी हुई है, ये दोनों टेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक ईएमपी वाली टेबल है और एक हमारे पास स्टूडेंट वाली टेबल। ठीक है, इनर जॉइन में या इक्वी जॉइन में हमने देखा, इनर जॉइन जो है वो इस तरह का जॉइन है जो दो टेबल है उसमें इंटरसेक्शन कर रहा है, कॉमन चीजें हम निकाल रहे थे ऐसे। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये दो टेबल है, यहाँ पे टेबल पे ये वो डिपेंड करेगा कौन सी लेफ्ट में कौन सी राइट में। जो पहले लिख रहे हैं जॉइंस है वो लेफ्ट में, वो और दूसरे वाली राइट में। मान लिया ये ईएमपी है और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट वाली है। ठीक है, ये हमारे पास इनर जॉइन था, इनर या इक्वी बोल दिया हमने। अब अगर हम इस टेबल से लेफ्ट वाला डेटा निकाल लेते हैं, लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला निकाल लिया हमने। लेफ्ट वाले में मतलब क्या है, हमने केवल ईएमपी वाली टेबल का डेटा निकाल लिया यहाँ पे, लेकिन क्या स्टूडेंट वाली टेबल में से कोई डेटा आया है इसमें? जो कॉमन था वो आया है। ठीक है, स्टूडेंट वाली से जो कॉमन था वो आया। तो ऐसे जॉइन को लेफ्ट जॉइन बोलते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर जॉइन या लेफ्ट जॉइन बोलते हैं। तो देखो ये दो टेबल हैं, इसका मतलब जो पहले वाली टेबल है उस टेबल का तो सारा डेटा आएगा, मतलब ये तो पूरी टेबल आएगी, और इसमें से जो कॉमन है वही आएगा, यानी 1 और 3 आएगा। रोहित की डिटेल नहीं आएगी, रोहित की डिटेल नहीं आएगी। तो देखो आउटपुट कैसे आएगा इसका, ई आईडी होगा, ई नेम होगा, डी आईडी होगा, आर नंबर होगा, एस नेम होगा। पहले वाली टेबल का तो सब चीज आ जाएंगी, राम, राज, सैम, 101, 102, 101। अब एक आईडी है जिसकी अगर हम इक्वल वाली कंडीशन लगा रहे हैं तो यहाँ भी एक देखेगा रोल नंबर को, तो उसका रोल नंबर 1 है, नाम क्या है, अमित है, तो अमित आ गया। ठीक है, रोल नंबर 2 वाला है ही नहीं इस पे, तो जिस पे नहीं है उसको कर देंगे नल, उसकी जगह आ जाएगा नल। और ये जो है 3 वाले पे सुमित है, तो 3 पे सुमित लिख दिया। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइन, जिसमें लेफ्ट टेबल का सारा, राइट टेबल का जो कॉमन है वो जो बाकी बचेगा उस पर नल हो जाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग बचेगा। तो देखो किस तरह से लगाएंगे हम यहाँ पर। ये हमारे पास इनर जॉइन था जो, उसकी जगह हम लिख देते हैं लेफ्ट जॉइन। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लिखता है। तो देखो 1 2 3 रामराज सैम, 101 102 101, 1 पे अमित, दूसरे में नल नल, तीसरे पे सुमित हो गया। लेफ्ट आउटर जॉइन की जगह यहाँ हमने लेफ्ट जॉइन लिखा, आप लेफ्ट आउटर भी करके लिख सकते हो, तो भी हमारे पास से। आपको सारी चीज नहीं चाहिए तो आप नाम करके लिख सकते हो कि क्या क्या चाहिए आपको, कॉलम के तो वो दे सकते हो। यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि इम्प्लॉय जो है उसकी जगह ये देखो, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लिया टेबल का नाम बड़ा है तो जब जैसे ये ईएमपी लिखा ना, तो इसका नाम चेंज कर दो, ईएमपी एज ई कर दो, यानी अब इस क्वेरी में
ई के बाद जहां भी आप ईएमपी यूज करना वहां ईएमपी की जगह ई लिख दोगे, और स्टूडेंट की जगह मान लिया एस लिखना चाहते हो, तो क्वेरी को सॉर्ट करने के लिए यहाँ पूरा ईएमपी लिखने की जरूरत नहीं, खाली ई लिख दो और यहाँ पूरा स्टूडेंट की जगह एस लिख दो। एज से हम अलाइज कर लेते हैं नाम को, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म या कोई दूसरा नाम दे देते हैं, तो स्टूडेंट को हमने एस नाम दे दिया, एम्प्लॉय को ई नाम दे दिया, तो देखो उससे भी हमारे पास यही हो गया। अब ये लेफ्ट की जगह अगर आप यहाँ पे राइट लिख दोगे, तो राइट आउटर जॉइन में क्या होता है, राइट वाली टेबल का सारा डेटा आएगा, लेफ्ट का कॉमन रहेगा, तो इस तरह से हमारे पास बन गया। तो देखो यहाँ पे जो राइट आउटर जॉइन होता है बेटा, वो इस तरह से काम करता है, जैसे हमारे पास दो टेबल हैं, तो दो टेबल में इस वाला ये वाला पार्ट राइट आउटर जॉइन में आएगा। राइट वाली टेबल में 1 3 अमित सारे आएंगे, ठीक है, 1 3 5 वाले, 5 वाला नंबर लेफ्ट वाली में नहीं था तो उसकी जगह नल आ गया, ठीक है। एक होता है फुल आउटर जॉइन, फुल में क्या होता है, दोनों टेबल का सारा डेटा आएगा, इसका भी और इसका भी, इसको बोलते हैं फुल आउटर जॉइन, ठीक है। फुल आउटर जॉइन जो है यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिख रहे थे, यहाँ पे फुल लिख देते हैं तो फुल आउटर जॉइन हो जाता है, लेकिन माई एसक्यूएल में फुल आउटर जॉइन काम नहीं करता, ठीक है। फुल आउटर जॉइन वाला जो है ओरेकल में या आप यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर, उनमें काम करता है, यहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे आप देखो फुल लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें यूनियन करना पड़ता है। यहाँ पे देखो हम फुल लिख रहे तो ये नहीं चला, तो कैसे करना पड़ेगा, फुल करने के लिए आप लेफ्ट और राइट वाले का यूनियन कर दो। कैसे करेंगे देखो, पहले लेफ्ट वाले की क्वेरी लिख दो, ये लेफ्ट वाले की क्वेरी, ठीक है, ये आपने लिखी, फिर यहाँ पे लिख दो यूनियन, ठीक है, यूनियन करके राइट वाले की क्वेरी लिख दो, ये लेफ्ट का है, ये राइट आउटर का, तो दोनों की क्वेरी लिख दी, तो दोनों का कंबाइन होके आ गया। देखो लेफ्ट वाली टेबल का भी सारा डेटा है इसमें, 1 2 3 और 1 3 5, राइट वाले का भी है, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, नल, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग नहीं थी, तो ये नल। तो ये बेटा अगर हमें दो या दो से ज्यादा टेबल में, अभी तो आपके सिलेबस में दो के ही हैं, अगर हमें दो टेबल से डेटा निकालना होता है तो हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं। समझ आ गया आपको सब? किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बता सकता है वो बच्चा, ठीक है, और ये आप नोट कर लो जल्दी। चलो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन था, हाँ फर्स्ट वाला, बताओ क्या आंसर होगा इसका। Which is the subset of SQL command used to manipulate Oracle database structure? बी वाला नहीं होगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास ए होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। दो बच्चे आए हैं, आदित्य और प्रथम। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास डेटाबेस की स्ट्रक्चर को चेंज करना या टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होती है डीडीएल से, डेटा डेफिनेशन से। स्ट्रक्चर चेंज करने की क्वेरी होती है ऑल्टर, ऑल्टर टेबल जो होती है उससे करते हैं ना स्ट्रक्चर, नया कॉलम ऐड करना, हटाना, ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना, ये सारी चीजें उससे करते हैं। तो डीडीएल के अंदर हमारे पास क्वेरी होती है, ऑल्टर वाली क्वेरी होती है। हाँ बेटा क्या हुआ? तो हमारे पास जैसे ऑल्टर होगी, क्रिएट होगी, डिलीट, वो टर्नकेट हो गई या ड्रॉप हो गई, ये वाली क्वेरी इसके अंदर आती है, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ए वाला आंसर सही है। जूम पे तो आवाज आ रही है, तुम बोल लिया करो, कोई नहीं, पीछे अगर नॉइस नहीं हो रही तो माइक्रोफोन से ऑन करके बोल सकते हो। नेक्स्ट
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट डेटा इन डेटाबेस। हमें डेटाबेस में डेटा अपडेट करना, कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे? सर बताओ। अपडेट। सर अपडेट का करेंगे। अपडेट करेंगे, अपडेट से ही हमारे पास जो है डेटा जो है अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी जो यूज होगी वो हमारे पास हो जाएगी अपडेट वाली क्वेरी। ठीक है, डेटा अपडेट करना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज सर तुम्हारा ये खत्म हो गया, कल को इसका टेस्ट होगा कंप्लीट का, दोनों यूनिट का। हाँ बेटा। मॉडिफाई क्यों नहीं होगा? अरे मॉडिफाई कौन सी कमांड है? मॉडिफाई तो अब ऑल्टर के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्टर के अंदर यूज करते हैं जब हमें किसी कॉलम का वो चेंज करना हो, डेटा टाइप। उसी में ही तो मॉडिफाई यूज होता है, जब कॉलम का डेटा यस टाइप सर। चेंज करना हो। और यहाँ पे कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है हमें, तो डेटा अपडेट करना। ठीक है, और वो भी मॉडिफाई नहीं, ऑल्टर होता है। मॉडिफाई तो उसके अंदर एक क्लोज यूज किया जाता है बस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेरी वो भी ऑल्टर की होती है, जबकि हमारे पास बेटा यहाँ पर पूछा है कि हमको तो डेटा अपडेट करना है। तो डेटा अपडेट करने के लिए तो क्वेरी कौन सी यूज करेंगे? ठीक है, डेटा अपडेट करने के लिए तो जब जब भी डेटा की बात आ रही तो वहां पर तो हमारे पास डीएमएल यूज होती है, अपडेट वाली क्वेरी होती है। अब यहाँ पर समझते हैं इस क्वेरी का आउटपुट बताना। अब देखो इस क्वेरी में एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर है। ठीक है, वैसे आप देखेंगे आपको कराए हैं। हमारे पास जो INSTR है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं INSTR में। अगर ये इतना ही होता कि यहाँ पे 2 तक होता है, ठीक है, ये ऐसे ही यहीं पे कॉलम लगता, तो ये 2 को सर्च करता है। यहाँ 2 कौन से नंबर पे, तो 2 सेकंड नंबर पे ही है। लेकिन यहाँ पे (3) (2) भी दे दिया इसने। अब देखो ये हमारे पास किस तरह से काम करेगा। पहले तो INSTR वाले कोई देख लो आप, अंदर वाली चीज कोई, कि अगर हम INSTR लिख देते हैं और उसमें लिख देते हैं भाई 1 2 3 3 2 1 और 2 3 4, ये लिखा हुआ है (2). अगर ये इतना ही होता तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट अक्रेज। लेकिन इसने कोमा लगा के 3, 2 भी कर दिया। अब ये इनकरेक्ट पैरामीटर बन गए। जो हमारे पास INSTR है वो केवल हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास केवल 2 पैरामीटर ले रहा, किस स्ट्रिंग में कौन सी स्ट्रिंग पास करनी, बस ये बताता है। अब यहाँ पर तो हमारे पास और भी दे रखा है इतनी सारी चीजें। तो ये 3, 2, तो ये क्वेश्चन ही बेटा गलत है, क्वेश्चन हमारे पास ये सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? क्या नाम था यस तुम्हारा? सर। ये ने भेजा था, तो ये तो बेटा क्वेरी नहीं चलेगी यहाँ पर। तो क्वेरी के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हटा देते हैं अगर, तो बताओ क्या आउटपुट होता है इसका, फिर बताओ। अगर यहाँ पे 3 और 2 नहीं होता तो इसका अंदर वाली का क्या आता? 2। ठीक है, और 2 से 2 तक हमें निकालना, तो फिर क्या हो जाता? BC, 2 कैरेक्टर हमें निकालने थे। तो देखो अगर ये ऐसे ही होता तो हम ऐसे निकाल देते सब STR। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया ABCDEFGHIJ। ठीक है, और कोमा लगा के INSTR। और अगर ये केवल ऐसा होता 1 2 3 3 2 1 2 3 4 (2), ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहीं बंद कर दिया, (2) लगा दिया। ठीक है, फॉर्म डुअल लिखो या ना लिखो, तो ये BC आ जाता बस आंसर इसका। इस तरह से हमारे पास हो जाता है। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया होगा वैसे? ठीक यस है, सर। हमने पढ़ा था INSTR कैसे हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास INSTR यूज होता है। तो वैसे जो है इसमें ये हमारे पास मिस्टेक दी हुई है, तो वो आप उसको क्वेश्चन में मिस्टेक है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल हमारे पास यही होता है कि कहाँ से हमें कहाँ तक लेकर आना होता है। तो एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक लिख रखी,
तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला क्वेश्चन काम करेगा। एक आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था ना। यस सर। तो अब देखो हमारे पास अगर हम यहाँ पर जो है, देखो जो ये वाला क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है जैसे 302, ये माई एसक्यूएल में काम नहीं करता। वैसे अगर आपको बता दिया जाए कि हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास ये काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, तो उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मतलब ये ओरेकल वगैरह में जब आप ले जाते हैं तो वहां पे आप पैरामीटर एक से ज्यादा दे सकते हैं INSTR में। जो हमारे पास ये वाला पैटर्न होता है, ठीक है, ये तो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमें सर्च करनी है। ये होती है स्टार्टिंग पोजीशन कि कहाँ से सर्च करनी, यानी 3 नंबर से पहले वाला 2 होगा तो उसको छोड़ दो आप। ठीक है, 3 नंबर से पहले वाला 2 अगर होगा तो आप छोड़ सकते हैं। तो और यहाँ पे बताना है कौन सा अक्रेंस आपको बताना है उसमें से। तो देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास लिखे। तो ये अगर ओरेकल में होता क्वेश्चन तो वहां पे ये चल जाता, वहां पर ये क्या बताता कि आपको 2 सर्च करना, लेकिन आप 3 नंबर से शुरू करेंगे सर्च करना, यहाँ से शुरू करेंगे, इससे पहले वाले छोड़ दो। और यहाँ से सर्च करने पे जो हमारे पास 2 आपको सर्च करना, वो सेकंड वाला 2 करना। जो पहले ही बार में 2 आ जाए वो नहीं देखना, जो दूसरी बार में आएगा। तो पहली बार में ये आया, दूसरी बार में ये आया, तो इसका आंसर 7 हो जाता है। तो इस पूरी क्वेरी का आंसर क्या होता, 7 होता है। ये बताता है कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये बताता है कौन से वाला अक्रेंस। ठीक है, यानी सेकंड अक्रेंस बताना है हमें, सेकंड नंबर वाला ढूंढना है। तो 7 आ जाता। जब अगर हम इस पूरे की जगह 7 लिख देते और बाद में कोमा 2 है तो क्या आउटपुट होता है फिर इसका, बताओ। GH। तो इसका आंसर बेटा बन जाता GH। 7 नंबर पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नंबर से 2 कैरेक्टर GH। लेकिन ये माई एसक्यूएल में नहीं चलेगा। अब क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, यहाँ पे आउटपुट आपके सिलेबस में तो वैसे माई एसक्यूएल अगर होगा तो एरर भी ऑप्शन होगा, लेकिन किसी ने क्वेश्चन बनाने वाले ने नकल तार के वेबसाइट से कहीं से तुमने भी लिया होगा ये क्वेश्चन, उसने भी अगर ऐसे ही डाल दिया होगा, देखा होगा नहीं। क्योंकि वेबसाइट पे एसक्यूएल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ना कि माई एसक्यूएल के। एसक्यूएल जो है एसक्यूएल सर्वर में भी यूज होता है, ओरेकल में भी होता है, DB2 में भी होता है, साइबेस में भी होता है, सब जगह तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ओल्टर की क्वेरी भी माई एसक्यूएल में अलग चलती है, एक्सिस में अलग चलती है, ओरेकल में अलग चलती है। आपको माई एसक्यूएल के अकॉर्डिंग करना, तो ये ओरेकल में ऐसे चल जाएगा। ज्वाइन भी हमारे पास माई एसक्यूएल में जैसे अभी बताया फुल आउटर ज्वाइन नहीं होता, आपको यूनियन करना पड़ता है, जबकि ओरेकल में होता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मान लिया ऐसे ही ऑप्शन दे दिया, अब आपके पास एरर का भी ऑप्शन नहीं, तो आप इस तरीके से कर लो भाई, आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो GH उस तरह से आंसर लगा देंगे। वैसे ये हमारे पास यहाँ पर आप माई एसक्यूएल में क्वेरी चलाओगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एनक्लोज इन द डबल कोट। डबल कोट में आप किस किस चीज को जो है रखते हो। ठीक है, तो डबल कोट में बेटा हमारे पास क्या क्या होता है, आप जो है डेट लिखते हो, डबल कोट में लिखते हो, कॉलम के नाम लिखते हो, डबल कोट में लिखते हो, स्ट्रिंग लिखते हो, डबल कोट में लिखते हो, सारे की सारी चीज डबल कोट में ही लिखते हो। कैसे देखो, अगर मान लिया आपके पास ये टेबल है, ठीक है, तो आप जैसे मान लिया टेबल, यही वाली टेबल है हमारे पास स्टूडेंट वाली या एम्प्लॉय वाली, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो हमें अगर यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना, मैं इंसर्ट करता हूँ इनटू EMP। ठीक है, तो EMP को हमने इंसर्ट करा और यहाँ पे वैल्यू कर दी कि मैं 4 नंबर पे देना चाहता हूँ, 4 नंबर, और 4 नंबर पे मुझको रोहित लिखना। तो आप बिना इन्वर्टेड कॉमास के ऐसे ही रोहित लिख दो। ठीक है, और उसका भी नंबर 101 लिख दिया।
तो क्या ये चलेगी? नहीं चलेगी। रोहित तो ये तो कॉलम समझ रहा, तो इसको आपको सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे सिंगल कोट में लिखोगे तभी आपके पास चलेगा। सिंगल कोट में लिखो या डबल में लिखो, ठीक है। अब दूसरा, जैसे कॉलम के अलाइस नेम, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे सेलेक्ट करना नेम फ्रॉम, नेम नहीं है, कॉलम का नाम है ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये ई नेम आ गया। अब सामने वाले को आप कह रहे ई नेम नहीं समझ में आ रहा, उसे तो खाली नाम से मतलब है, नाम लिख के दिखाओ, तो आप जो है ई नेम को एज नेम कर दो, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ही चल गया, इसमें बिना सिंगल कोट के भी चल गया, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका जो ये अलाइस लिखा एक से ज्यादा है, यहाँ पे अगर मस्ट की बात कह रहा है, तो मस्ट में कोई जरूरी नहीं कि आप कॉलम के अलाइस में लिखे ही लिखे, भाई ये सिंगल नाम है तो जरूरी नहीं है आपको लिखने की, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो नहीं चलेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा कोट के अंदर ही ऐसे, ठीक है, ये लिखेंगे तभी आएगा। अगर आप जो है बेटा नेम लिख रहे थे खाली, ये अगर इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, तो भी नहीं चल रहा। लेकिन कुछ लैंग्वेज में जैसे ओरेकल होती है, वहां पे बड़े ब्रैकेट में भी चल जाता है, ठीक है, बड़ा नाम भी। लेकिन अगर जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय है, आप यहाँ पे स्पेस ना दो, इसको एक ही बना दो ऐसे अंडर स्कोर से, तो अब आपको कोट लगाने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। डेट लिखने की बात है, जैसे आप सेलेक्ट करते हो डेट वाला फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे लिख दिया कि डेट में आप लिखते हो आज की डेट है 2022 5/21, ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे डेट डिस्प्ले होगी। अगर आप इसको कोट में नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते हो, तो क्या ये चलेगा? चल जाएगा, ठीक है, लेकिन नल आएगा आउटपुट, ठीक है। तो चल मतलब काम ही नहीं करा उसने, डेट फॉर्मेट ही नहीं लिया उसका, वो तो नंबर की तरह ले लिया उसने। तो मतलब डेट में लिखना जरूरी है, जब डेट करते हैं स्ट्रिंग में लिखना भी जरूरी है, और कॉलम के अलाइस में अगर नाम आपका एक वर्ड से ज्यादा का जैसे ये, तो वहां भी लिखना जरूरी, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में क्वेरी है हमारे पास यहाँ पर, ये कह रहा फाइंड ऑल द टपल हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन पेरिस, पेरिस से ज्यादा जहाँ पे टेम्परेचर है वे वाली बतानी है हमें, यहाँ पे कौन कौन सी है पेरिस से ज्यादा टेम्परेचर की, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास क्वेरी कौन सी लगेगी, आप देखो, इसने कहा ऐसे टपल्स यानी ऐसी रो सेलेक्ट करो जिनका टेम्परेचर पेरिस से ज्यादा हो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेदर, वेदर नाम की कोई टेबल है, वे है टेम्परेचर ग्रेटर देन, सब क्वेरी लग रही, क्वेरी के अंदर क्वेरी होती है तो उसको बोलते हैं बेटा सब क्वेरी, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर जब यहाँ पे लिख दिया आपने, देख लो आपके पास किस तरह से हमारे पास यहाँ होगा। इसने कहा सेलेक्ट करो टेम्परेचर, सेलेक्ट करो वेदर का जहां पे सिटी इक्वल टू पेरिस, तो अंदर वाली को पहले जब दो क्वेरी आ जाती है, क्वेरी के अंदर क्वेरी लग रही, तो ये सब क्वेरी हमेशा ब्रैकेट में लगती है, तो पहले सब क्वेरी सोल्व करते हैं। इस वाली का बताओ क्या आउटपुट आएगा, ये क्या बता रहा है? जो पेरिस की टेम्परेचर होगी वो प्रिंट करेगा सर। ये पेरिस का टेम्परेचर बता रहा, ठीक है। मान लिया पेरिस का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई इस पूरी क्वेरी का। तो अब 30 से ज्यादा वाले, तो यही आंसर सही हो जाएगा, हमें पेरिस से ज्यादा वाले का निकालना ना, तो यही तो बता रहा टेम्परेचर भाई, जहां पे सिटी पेरिस हो उसका टेम्परेचर बताओ क्या है। अब देखो इस वाले में क्या गलती है, इसने कहा सेलेक्ट स्टार, हमें सारी चीज नहीं, जो सब क्वेरी होती है उसमें एक ही कॉलम होता है, ये हम ध्यान रखना, जब भी सब क्वेरी होती है सब क्वेरी में स्टार नहीं लगता, एक कॉलम निकलता है जो हमने यहाँ पे लिखा उससे कंपैरिजन करने के लिए, तो कंपैरिजन टेम्परेचर का टेम्परेचर से हो रहा, टेम्परेचर का सिटी से नहीं हो रहा। या यहाँ पे तो स्टार लिखा टेम्परेचर ग्रेटर देन पेरिस, पेरिस से ग्रेटर देन नहीं देखना हमें, पेरिस के टेम्परेचर से देखना, तो ए वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके सर। यहाँ पर लिखा हुआ है इसने फाइंड द नेम ऑफ ऑल सिटी विद देयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड कंट्रीज, ठीक है।
तो यहाँ पर सारी सिटी बतानी है, उन सिटी का नाम टेम्परेचर बताना, ह्यूमिडिटी बताना और कंट्रीज वगैरह ये बताई है उसने, पूछी है। तो यहाँ पर बताओ भाई क्या क्या हमें, फाइंड द नेम ऑफ ऑल सिटी, सिटी के नाम बताने हैं आपको, ठीक है, सिटी के नाम बताने हैं, ठीक है, सारी सिटी बतानी विद दियर टेम्परेचर, उन सिटी का टेम्परेचर भी बताना, उनकी ह्यूमिडिटी भी बतानी और कंट्री भी, ठीक है, कौन सी कंट्री की है सिटी। तो 3 कॉलम हमें सेलेक्ट करनी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और कंट्री और सिटी भी, सिटी का नाम भी, सिटी भी, 4 चीज सेलेक्ट करनी। तो सिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंट्री फ्रॉम लोकेशन, लोकेशन नाम की टेबल है क्या, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया हो, सेलेक्ट वेदर डॉट सिटी, ठीक है, सिटी का वेदर, वेदर नाम की टेबल होगी ये, तो वेदर डॉट तो तब लगता वेदर नाम की टेबल हो। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंट्री फ्रॉम वेदर और लोकेशन, 2 लगा रखा, तो 2 का मतलब तो हो गया बेटा कि हमारे पास जॉइन की बात हो रही, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रखा, वेदर में से सिटी निकालो, टेम्परेचर बताओ, ह्यूमिडिटी बताओ, कंट्री बताओ फ्रॉम वेदर और लोकेशन। 2 टेबल का है क्या इसका, देखो ये वाला क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको पूरा क्लियरिटी नहीं है, ये क्वेश्चन जो है किसी पुराने क्वेश्चन से लिंक होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है हमारे पास कि सिटी जो है वेदर नाम की एक टेबल है, इसमें बता रखा वेदर नाम की टेबल से सिटी निकालो। अब ये दूसरी लोकेशन नाम की, वेदर की सिटी इक्वल टू लोकेशन सिटी, दोनों बराबर हो, ऐसे इसने बताया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें दे नहीं रखी क्या होंगी क्या नहीं, क्योंकि ये तो सब जॉइन के बारे में हो रही, यहाँ पे क्वेश्चन में जॉइन वगैरह का कुछ है नहीं। तो अगर नॉर्मली देखेंगे तो पहला ही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि जॉइन की इंफॉर्मेशन अगर या तो ये पिछले क्वेश्चन से लिंक होगा तभी होगी, अदरवाइज ये तो आंसर ही नहीं होने। सिंपल सी बात है कि हमें सिटी के नाम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, कंट्री, लोकेशन नाम की टेबल है तो उसमें दे दो। अगर हमें पता ये चले कि ये कॉलम अलग अलग टेबल में है, 2 टेबल है वेदर लोकेशन, तो हम इनको देख सकते हैं क्या है, ठीक है।